नमस्कार साथियों, मेरा नाम है हिमांशु और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज से हम क्लास 11th हिंदी की अंतरा किताब के पाठ को शुरू करने जा रहे हैं, जिसका पहला पाठ है ईदगाह। ठीक है, आज से हम एक एक करके सभी पाठ को हिंदी के अंतरा किताब के कवर करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में हम ईदगाह, जिन्हें प्रेमचंद्र जी ने लिखा है, उनके लेखन परिचय के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि किसी भी कहानी, कविता या नाटक, उपन्यास को समझने से पहले उनके लेखक को पढ़ना बहुत अति आवश्यक होता है। तो आज हम इस वीडियो में ईदगाह, प्रेमचंद्र द्वारा लिखी गई जो ईदगाह है, उनके लेखन परिचय के बारे में जानेंगे। तो ये है प्रेमचंद्र जी का लेखन परिचय, जिसमें सबसे पहले हम लेखक के यानी प्रेमचंद्र जी के जीवन परिचय के बारे में पढ़ेंगे कि प्रेमचंद्र जी कौन है, क्या उनकी रचनाएं हैं, क्या उनका साहित्य विशेषता है। आज हम इस वीडियो में उनके बारे में पूरा जानेंगे। तो देखिए साथियों, प्रेमचंद्र जी का जन्म 31 जुलाई सन 1880 को वाराणसी जिले के लम्ही नामक गांव में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 31 जुलाई 1880 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी गांव के लम्ही नामक गांव में उनका जो है वो जन्म हुआ था। यहाँ पे गौर फरमाने की बात यह है कि प्रेमचंद्र जी का जन्म 1880 के दशक में हुआ, 80 को हुआ था। ये वही समय था जब हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था। ठीक है, उनका वास्तविक नाम धनपत राय था। आरंभ में वे नवाब राय नाम से उर्दू में लिखा करते थे। देखिए, प्रेमचंद्र जी के बारे में थोड़ा सा हम थोड़ा और गंभीरता से समझते हैं कि जब वो उनके जो पिता जो थे वो एक पोस्ट ऑफिस में क्लर्क थे, तो एक क्लर्क होने के नाते उनके समय समय पर एक जगह से दूसरी जगह पे तबादला हो जाया करता था। तो जब प्रेमचंद्र जी छोटे थे तो वह भी अपने पिता के साथ एक जगह से अन्य जगह पर चले जाया करते थे। वहां पे वे अलग अलग भाषाएं समझते थे, लोगों से मिलते थे, उनकी संस्कृति से परिचित होते थे। जब वे छोटे थे तो वह लाइब्रेरी में जाकर उपन्यासों को बहुत पढ़ा करते थे, और यहीं से उनकी उपन्यास में जो है वो रुचि लग गई। तो उन्हें पढ़ना लिखने का शौक धीरे धीरे जो है वो डेवलप होने लगा। तो उन्होंने यहाँ से निश्चित कर लिया कि मैंने अपना जीवन का जो करियर है वो इसी को ही अपनाना है, साहित्य जीवन को ही मैंने आगे जाके अपनाना है। उनकी प्रारंभिक शिक्षा जो है वो उर्दू और फारसी भाषा में ही हुई थी, इसीलिए उनकी जो पकड़ थी वो उर्दू और फारसी में काफी ज्यादा थी। लेकिन जब वो थोड़े बड़े हुए तो उन्होंने साहित्य को अपना जीवन बनाया और कहानी, नाटक, उपन्यास लिखना आरंभ कर दिया। ठीक है, ये बात समझ में आई। देखिए, तो जो प्रेमचंद्र जी थे उनका वास्तविक नाम धनपत राय था। क्या था उनका वास्तविक नाम? जो था वो धनपत राय था। लेकिन यहाँ पे आप गौर फरमाएं कि उनका नाम प्रेमचंद्र जी दिखाया जा रहा है। अभी हम इसको भी समझेंगे, लेकिन अभी यहाँ पे ये समझना जरूरी है कि उनका वास्तविक नाम क्या था? धनपत राय। लेकिन जब वो उन्होंने साहित्य को अपना जीवन माना, अपना माध्यम माना कि मुझे करियर इसी में ही बनाना है, तो उन्होंने उर्दू में जो है अपना नाटक, कहानी और जो उनकी उपन्यास थे वो लिखना शुरू कर दिया। किस नाम से? नवाब राय नाम से, क्योंकि वो उर्दू में लिखा करते थे। तो जो पत्र पत्रिका में की कहानियां, नाटक जो छपा करती थी वो किस नाम छपा करती थी? नवाब राय नाम से। लेकिन हम देखते हैं कि उस समय अंग्रेजों का दौर था। अंग्रेजों का जो था भारत पे आधिपत्य था, हमारा देश उनका गुलाम था। तो वो अंग्रेजों के ऊपर भी काफी कटाक्ष करते थे, उनके ऊपर लिखा करते थे। लेकिन जब अंग्रेजों को उनके बारे में पता चला कि वो अंग्रेजों के खिलाफ लिखा करते हैं, तो अंग्रेजों ने उनके पत्रिका को बैन कर दिया, उनको लिखने से मना कर दिया। तो वहीं उन्होंने फिर बाद में अपने आप को, अपनी लेखन जो थे, इनके साहित्य था, उनको उन्होंने रोका नहीं और उन्होंने हिंदी में लिखना शुरू कर दिया। और हिंदी में किस नाम से लिखना शुरू कर दिया? उन्होंने प्रेमचंद्र के नाम से उन्होंने लिखना शुरू कर दिया। अब समझिए कि प्रेमचंद्र, धनपत राय और नवाब राय क्या है। देखिए, उनका वास्तविक नाम धनपत राय था। जब उन्होंने
प्रारंभ में पत्र पत्रिकाओं में लेखन, नाटक, कहानी लिखना शुरू करा, तब उन्होंने नवाब राय नाम से लिखना शुरू किया, क्योंकि वह उर्दू में लिखा करते थे। उसके बाद जब अंग्रेजों ने उनकी पत्र पत्रिकाओं को बैन कर दिया, तो उसके बाद जो है उन्होंने हिंदी में लिखना शुरू करा, और किस नाम से लिखना शुरू करा? प्रेमचंद्र नाम से लिखना शुरू करा। तो अब आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई होगी कि उनका वास्तविक नाम धनपत राय था, और नवाब राय वह उर्दू में लिखा करते थे, और तत्पश्चात उन्होंने प्रेमचंद्र हिंदी में लिखना शुरू करा। आगे बढ़ते हैं। युग के प्रभाव ने उन्हें हिंदी की ओर आकर्षित किया। प्रेमचंद्र जी ने कुछ पत्रों का संपादन भी किया। उन्होंने सरस्वती प्रेस के नाम से अपनी प्रकाशित संस्था भी स्थापित की। जैसे कि मैंने आपको बताया कि उनको लिखने का बहुत ज्यादा रुचि थी, लिखने का बहुत शौक था, साहित्य में उनकी बहुत रुचि थी, और इसी को उन्होंने अपने जीवन का करियर का माध्यम बनाया। तो हम देखते हैं कि उन्होंने सरस्वती प्रेस जो संस्था थी, उसमें उन्होंने जो है वो अपना नाटक, कहानी, उपन्यास लिखना शुरू करा, और सरस्वती प्रेस में उनकी नाटक, कहानी छपा किया करती थी। जीवन में निरंतर विकट परिस्थितियों का सामना करने के कारण प्रेमचंद्र जी का जीवन शरीर जो था वो जर्जर हो रहा था। क्या हो रहा था? उनका शरीर जर्जर हो रहा था। देखिए, हुआ ये था कि उनकी जो शादी थी वो 15 साल की उम्र में ही करा दी गई थी, और ठीक 1 वर्ष बाद उनकी जो पिता का देहांत हो गया था। तो आर्थिक रूप से जो उनका जो परिवार था वो काफी बुरी आर्थिक स्थितियों से गुजर रहा था। तो सारा जो परिवार का खर्च था उनके सर पर आ गया था। तो ऐसे में उनका जो पूरा जीवन था वो विषम आर्थिक स्थितियों में जो था वो डूब गया था। तो इसलिए उनका जो पूरा जीवन निरंतर जो था वो बुरी आर्थिक स्थितियों से गुजरने लगा। और हम एक चीज और भी देखते हैं कि यह देखते हैं कि उन्होंने अपने आप को रोका नहीं, उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करी। उसके बाद किसी विद्यालय में उन्हें शिक्षक के रूप में काम करने को मिला। लेकिन जैसे मैंने पहले ही बताया था कि हमारे देश में जो था अंग्रेजों का आधिपत्य था, तो उसी समय 1921 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन चला रखा था। गांधी जी ने सबसे अपील की थी कि जिनके पास भी सरकारी नौकरियां हैं वो अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दे। तो हम देखते हैं कि उसी समय हाल ही में वो जो है प्रेमचंद्र जी की सरकारी नौकरी लगी थी, सरकारी स्कूल में लगी थी, तो उन्होंने उस नौकरी को त्याग दिया, क्योंकि महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के तहत सबसे अपील करी थी कि वह जिनके पास सरकारी नौकरी है वह इनका बहिष्कार कर दे, और अंग्रेजों की जो ताकत है उन्हें कमजोर, ताकि अंग्रेजों की ताकत जो है वो कमजोर हो सके। जब उनकी नौकरी उनसे छीन गई तो उनकी आर्थिक स्थिति जो है फिर से खराब हो गई। और जब उनके जो प्रेमचंद्र जी ने जो पत्रिकाएं शुरू की थी उनसे भी उनको कुछ खास लाभ नहीं हो रहा था। तो इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि जीवन में निरंतर विकट परिस्थितियों का सामना करने के कारण प्रेमचंद्र जी का शरीर जो था वो जर्जर होता जा रहा था। देशभक्त के पद पर चलने के कारण उन्हें उनके ऊपर सरकार का आतंक भी छाया रहता था। जैसे मैंने आपको बताया कि देशभक्ति उनके सर पर रहती थी, उन्होंने ये निश्चित कर रखा था कि मैं जो हूँ अपने देश के साथ रहूंगा, अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ भी बहुत कुछ लिखा। महात्मा गांधी जी के वो साथ रहे थे, और जो भी लिखा करते थे जो कि वास्तविक था, क्योंकि देखिए अंग्रेजों ने पीड़ित वर्गों के ऊपर, निर्धन व्यक्ति के ऊपर, जो दलित थे उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया था। ठीक है, तो इसीलिए उन्होंने अपना जो साहित्य का जो माध्यम था, साहित्य जो लिखा उन्होंने, वो इन्हीं लोगों को अपने साहित्य का माध्यम बनाया, उन्हीं के ऊपर उन्होंने लिखना शुरू करा। तो इसीलिए कहा गया कि देशभक्ति पर चलने के कारण उनके ऊपर सरकार का आतंक भी छाया रहता था। कहने का मतलब यही है कि वो बताते थे कि किस प्रकार से इन गरीबों के साथ, देश के गरीबों के साथ जो है वो सरकार कितना बुरा व्यवहार कर रही है। और जब ये बात जो है अंग्रेजों को पता चलती थी कि जो प्रेमचंद्र जी हैं वो उनके खिलाफ लिख रहे हैं, तो उनके ऊपर भी जो है वो सरकार का आतंक छाया रहता था। किसके ऊपर? प्रेमचंद्र जी के ऊपर। पर प्रेमचंद्र जी एक साहसी सैनिक के रूप में अपने पथ पर आगे बढ़ते रहे। उन्होंने नहीं परवाह की सरकार की, उन्होंने नहीं परवाह करी ब्रिटिशर्स की, और वो अपने कार्य में निरंतर आगे बढ़ते रहे। उन्होंने वही लिखा जो उनकी आत्मा ने कहा, क्योंकि उनकी आत्मा कह रही थी कि जो वास्तविकता है, जो गलत हो रहा है, उन्होंने उसके ऊपर लिखा ताकि पढ़ा लिखा वर्ग उनकी पत्रिकाओं को पढ़े, समझे और अपने देश को आजाद कराने में अपनी अहम भूमिका निभाए।
वे मुंबई में पटकथन लेखन के रूप में अधिक समय तक कार्य नहीं कर सके क्योंकि वहां उन्हें हिंदी निर्माताओं के निर्देशन के अनुसार लिखना पड़ता था। अब क्या कहा जा रहा है इसमें, जैसे मैंने आपको बताया कि उनकी सरकारी नौकरी छूट गई थी, अब उनको पैसे तो कमाने थे, क्योंकि पैसे नहीं कमाएंगे तो देश अपना घर गुजारा कैसे चलाएंगे। तो उनको जब पता चला कि मुंबई में फिल्मों में के लिए पटकथन लेखक की जरूरत है, तो उन्होंने वहां पर पटकथा का लेखन का कार्य भी किया। लेकिन उनको स्वतंत्र लिखने की आदत थी, वह स्वतंत्र रूप से लिखना पसंद करते थे, लेकिन वहां पर जो फिल्म निर्माता थे उनको उन्हीं के अनुरूप लिखना पड़ता था, जिस कारणवश वहां पे अधिक समय तक कार्य नहीं कर पाए। उनको स्वतंत्र लिखने की आदत थी। उन्हें स्वतंत्र लेखन, आगे क्या कह रहा है कि उन्हें स्वतंत्र लेखन ही रुचिकर था। निरंतर साहित्य साधना करते हुए 8 अक्टूबर 1936 को उनका स्वर्गवास हो गया। तो आई होप आपको उनका जीवन परिचय समझ में आया होगा, लेकिन मैं फिर भी आपको एक बार उनका जीवन परिचय अच्छी दोबारा से समझा देती हूँ। क्या पढ़ाया मैंने ये पढ़ाया कि प्रेमचंद्र जी का जो जन्म था 31 जुलाई 1880 में हुआ था। ये वही समय था जब भारत पर ब्रिटिशर्स का आधिपत्य था। तो 1880 को उत्तर प्रदेश की वाराणसी जिले के नम्ही नामक गांव में उनका जन्म होता है। उनका वास्तविक नाम धनपत राय था, ठीक है, और आरंभ में वे नवाब राय नाम से उर्दू में लिखते थे। तो उनका वास्तविक नाम धनपत राय था, लेकिन मैंने बताया कि उनकी शिक्षा और दीक्षा फारसी भाषा में हुई थी, उर्दू भाषा में हुई थी, और उनकी रुचि जो थी वो साहित्य की दृष्टि में बहुत ज्यादा थी। इसलिए उन्होंने पत्र पत्रिकाओं में अपनी कहानी, अपने उपन्यास, अपने नाटक लिखना शुरू कर दिया। क्षमा चाहूंगी, उपन्यास नहीं होगा यहाँ पे, यहाँ उन्होंने अपनी कहानी, नाटक और जो भी उनके विचार थे वो पत्रिकाओं में लिखना शुरू कर दिया। किस नाम से? नवाब राय नाम से, कि वो उर्दू में नवाब राय नाम से उन्होंने लिखना शुरू कर दिया, ठीक है। और उसके बाद जब उनके ऊपर सरकार का आतंक छाया, क्योंकि सरकार के वह खिलाफ लिखते थे, क्योंकि वो जो गलत कर रहे थे समाज में उनके खिलाफ लिखा करते थे, तो उनके पत्रिकाओं को नवाब नायक जिनकी पत्रिका थी उनको सरकार ने बैन कर दिया। फिर उसके बाद उन्होंने हिंदी में लिखना शुरू कर दिया, और किस नाम से शुरू करा? प्रेमचंद्र के नाम से उन्होंने लिखना शुरू कर दिया। सरस्वती प्रेस नाम से अपनी प्रकाशन संस्था भी स्थापित की। उन्होंने अपनी सरस्वती नाम से अपनी संस्थापक पत्रिका जो थी वो उन्होंने शुरू करी, ठीक है, और उसमें उन्होंने अपना लेखन कार्य निरंतर आगे कंटिन्यू करते रहे, ठीक है। और हम देखते हैं कि उस समय उनको सरकारी नौकरी भी मिली थी, लेकिन उस समय 1921 में असहयोग आंदोलन चल रहा था, जिसके तहत जो है उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी। अब आर्थिक रूप से उनको क्या होने लगी, कमजोर होने लगे, कि जो भी वो लिखा करते थे वो सब उनको इतनी अर्निंग नहीं होती थी, जिस वजह से उनका जो जीवन में जो है वो आर्थिक विषमता आ गई थी, और सरकार के खिलाफ वो लिखा करते थे, उनको भी उस चीज का उनको सामना करना पड़ता था। इसलिए प्रेमचंद्र जी का शरीर जर्जर होता जा रहा था। देशभक्ति के पद चलने के कारण उनके ऊपर सरकार का आतंक भी छाया रहता था, पर प्रेमचंद्र जी एक साथ सैनिक के रूप में अपने पद पर आगे बढ़ते रहे। उन्होंने वही लिखा जो उनकी आत्मा ने कहा, क्योंकि वो सत्य वही लिखते थे कि सरकार की जो पिछड़ा वर्ग है, जो कमजोर वर्ग है, जो निर्धन वर्ग है, उनका कितना गलत हो रहा है, सरकार क्या कर रही है, ब्रिटिश सरकार कितना गलत कर रही है, जो वास्तव में था उन्होंने वही लिखा, ठीक है। अब हमने और उन्होंने फिर मुंबई में पटकथन लेखन के रूप में अधिक समय तक कार्य नहीं कर सके, क्योंकि उनको पटकथन कार्य का काम मिला था, लेकिन वे ज्यादा समय तक पटकथन कार्य नहीं कर पाए, क्योंकि उनको स्वतंत्र लिखने की आदत थी, और फिल्म निर्माता उनको वही जैसे वो कहते थे उनको उस तरह से लिखना पड़ता था, लेकिन वो उस तरीके से नहीं लिख पाते थे। और निरंतर साहित्य साधना करते हुए 8 अक्टूबर 1936 को उनका स्वर्गवास हो गया। तो ये था प्रेमचंद्र जी का लेखन परिचय, संक्षिप्त लेखन परिचय। आई होप आपको समझ में आया होगा।